मैंने तुरंत ही सफेद राक्षस के बारे में सोचा। मैंने तुरंत पास खड़े दादाजी को सावधान किया, अरे लड़के बेकार की बात मत कर, अगर सफेद राक्षस नीचे गांव में आ गया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। दादाजी इतना कहकर पीछे मुड़े, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो बाजू इतना लंबा था, वो इंसान तो हो ही नहीं सकता था। दादाजी ने मेरे चेहरे पर डर देखा तो तुरंत मुझे वहाँ से लेकर चले गए। घर पहुंचते ही हम घबराए हुए थे। जल्दी जल्दी दादी को बुलाया, अरे बुढ़िया वो राक्षस नीचे गाँव में आ गया है, अब क्या होगा। गाँव के मुखिया कई दिनों से लोगों के साथ पहाड़ खोज रहे थे, लेकिन उन्हें सफेद राक्षस का कोई निशान नहीं मिला। तो असल में वो नीचे गाँव में आ गया था। सफेद राक्षस का नीचे आना ये तो 10 साल पहले हुआ था, इस बार वो फिर क्यों आया? क्या ये मेरी उस एक तीर की वजह से है? ऊपर से मुखिया ने पूरे पहाड़ की तलाशी ली, शायद इसी वजह से वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। ऐसा हो सकता है, अभी हालात बहुत खराब है, तुम लोग घर नहीं रहना, बिल्कुल बाहर मत निकलना, मैं मुखिया से बात करके आता हूँ। इतना कहकर दादाजी जल्दी से बाहर चले गए। दादी ने मुझे चूल्हे के पास छिपा दिया। मेरी पोती तो पहले ही चली गई, अब तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दादी आप चिंता मत करो, जब दादाजी लोगों को लेकर आएंगे तो हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। वो इतना आसान नहीं है, उसकी ताकत ज्यादा नहीं है। वो पहाड़ी दानव या इंसान चेहरे वाले भालू जैसा नहीं है, लेकिन बहुत चालाक है और उसके हाथ 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वो सीधे इंसान को पकड़कर बर्फीले तूफान में खींच सकता है। गाँव वाले उससे बहुत डरते हैं। सब गाँव के मुखिया की गलती है जो वो लोगों को लेकर पहाड़ पर गया। वो राक्षस जरूर गाँव वालों के पीछे पीछे नीचे आ गया होगा और हो सकता है वो मेरे ही पीछे आया हो। ज्यादा मत सोचो, मैं पहले तुम्हारे चाचा को फोन करती हूँ। दादी इतना कहकर फोन करने चली गई। चाचा जल्दी ही बैलगाड़ी लेकर आ गए। उनका इरादा मुझे शहर भेजने का था। उसी समय छोटा काला कुत्ता बाहर भाग गया और आंगन के दरवाजे पर जोर जोर से भौंकने लगा। दादी ने तुरंत सामान खींचकर दरवाजे के सामने लगा दिया। छोटा काला कुत्ता लगातार भौंकता जा रहा था। दादी ने अलमारी खींचकर दरवाजे के सामने लगा, तुम ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर बिल्कुल मत निकलना। इतना कहकर दादी बाहर चली गई और हाथ में एक डंडा उठा लिया ताकि अपनी रक्षा कर सके। मैं अंदर चारपाई के नीचे छिपा हुआ डर से कांप रहा था। बाहर कौन है, लेकिन दरवाजे के बाहर से कोई जवाब नहीं आया। स्पष्ट था वो दादाजी नहीं थे। छोटा काला कुत्ता अभी भी जोर जोर से भौंक रहा था। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दादी भी इस वक्त घबरा गई, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, घर में कई ताकतवर आदमी और मेरे बूढ़े भी बैठे हैं, हम लोग अंदर बैठकर शराब पी रहे हैं, जो भी काम है कल आना। ये बात दादी ने बस यूं ही बना दी थी ताकि बाहर जो भी है वो डर कर भाग जाए। अजीब बात ये थी कि जैसे ही उन्होंने ये कहा दरवाजे पर दस्तक अचानक बंद हो गई। छोटा काला कुत्ता भी अब चुप हो गया, बस बीच बीच में धीमी गुर्राहट से चेतावनी दे रहा था। जब बाहर कोई आवाज नहीं आई तो दादी जल्दी से वापस अंदर आ गई। मैं चारपाई के नीचे और नहीं सह पाया तो बाहर निकल आया। अरे बेवकूफ लड़के, तुमसे कहा था ना बाहर मत निकलना। वो सफेद राक्षस बहुत चालाक है, हो सकता है वो अभी भी यहीं कहीं हो। अंदर बहुत धूल और फफूंदी है, मेरी नाक में जलन हो रही। अरे ना समझ, नाक जरूरी है या जान, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर दादी फिर से मुझे अंदर धकेलने लगी। तभी अचानक धम 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 छत के ऊपर से आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पर चल रहा हो। बुरा हुआ वो जानवर आ गया। दादी घबराकर मुझे लेकर अंदर वाले कमरे में भागी और हम दोनों अलमारी के अंदर छिप गए। हम अभी ठीक से छिपे थे कि ऊपर से टाइल्स और छप्पर टूटकर गिरने लगे। फिर एक भारी चीज के कूदने की आवाज आई। धड़ाम। आंगन में छोटा काला कुत्ता फिर से जोर जोर से भौंकने लगा। घर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई ट्रैक्टर चल रहा हो। वो उसकी भारी सांसें थी और हवा में एक बहुत ही गंदी सड़ी हुई बदबू फैल गई। फिर मैंने अलमारी की दरार से झांक कर देखा और सफेद राक्षस का चेहरा साफ नजर आया और उसी पल उसने भी अपना चेहरा घुमाकर सीधे अलमारी की तरफ देखा। उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे हुए थे, जैसे उसे कोई शिकार मिल गया। उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। दादी सिकुड़कर बैठी थी और अलमारी के अंदर कांप रही थी। सफेद राक्षस ने हमें देख लिया था। उसका हाथ सीधा अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। बस उसका हाथ अलमारी को छूने ही वाला था कि अचानक बाहर से ढोल नगाड़ों और थालियां पीटने की आवाजें आने लगी। सफेद राक्षस ने जैसे ही वो आवाज सुनी वो अचानक छत पर कूदकर पीछे की तरफ भाग गया। तभी दादाजी रघुवीर गांव वालों के साथ घर के अंदर घुस आए। दादी अलमारी से बाहर निकली, उनके पैर अभी भी कांप रहे थे। अभी तो बहुत बड़ा खतरा टल गया। अरे तुम आखिरकार आ ही गए, थोड़ी देर और होती तो हम शायद जिंदा नहीं बचते। दादाजी बोले, सब ठीक है तो अच्छा है। मुझे भी नहीं लगा था कि उस राक्षस की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी। जब मैंने देखा कि वो हमारे घर की छत पर है तो मैंने तुरंत गांव वालों से ढोल नगाड़े बजवाए। तभी वो डर कर भागा, लेकिन उसका सीधे छत पर चढ़ जाना ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके हाथ और पैर बहुत लंबे हैं, वो आसानी से छत पर चढ़ सकता है, चाहे वो कितने भी ऊंचे पेड़ क्यों ना हो। दादाजी गंभीर होकर बोले, मुझे लगता है वो खास तौर पर मोहन के पीछे आया, हमें इसे यहाँ से कहीं भेज देना चाहिए ताकि आगे कोई खतरा न रहे। वो भीड़ से डरता है, अगर इसे शहर भेज दिया जाए तो बेहतर होगा। मैंने इसके चाचा को फोन कर दिया है, वो रास्ते में है, लेकिन फिर किसी ने कहा अभी इसे भेजना ठीक नहीं होगा। बैलगाड़ी से शहर पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। अगर रास्ते में उस राक्षस ने हमला कर दिया तो जब तक वो गाँव में है हमें कोई ठोस उपाय सोचना होगा। दादाजी बोले, वो भीड़ से डरता है, मैं आप सबसे विनती करता हूँ आज रात यही रुक जाओ, सुबह होते ही मैं मोहन को शहर भेज दूंगा। दादी ने घर का सारा अनाज निकालकर सामने रख दिया ताकि वो लोगों को मेहनताना दे सके। गाँव वालों ने कहा, आप चिंता मत करो, हम आज रात यही रुकेंगे, अगर वो राक्षस फिर आया तो इस बार हम उसे खत्म कर देंगे। भीड़ में खड़े रामलाल काका आत्मविश्वास से बोले, लेकिन दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, इतना भरोसा मत करो, 10 साल पहले जो हुआ था वो आज भी मुझे साफ याद है। सफेद राक्षस को हराना इतना आसान नहीं है। वो जानवर हमेशा पीछे वाले पहाड़ में छिपा रहता था, अब जब वो गाँव में आ गया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। आज रात सब लोग सावधान रहना, चाहे कैसी भी आवाज सुनाई दे, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। अभी घर में इतने लोग हैं, मुझे लगता है सफेद राक्षस भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका एक ही तरीका है, किसी को धोखे से बाहर बुलाना। वो सिर्फ भेष बदलने में ही माहिर नहीं है, बल्कि हमारी आवाज की नकल भी कर सकता है। समय बीतते बीतते रात के 2:30 बजे हो गए, लेकिन अभी तक सफेद राक्षस का कोई निशान नहीं था। कुछ जवान लोग थककर वहीं जमीन पर सो गए। तभी दादी बोली, इतनी देर हो गई, क्या वो राक्षस वापस पहाड़ चला गया? क्यों ना सबको घर जाने दिया जाए। दादाजी बोले, वो जानवर बहुत धैर्यवान है, जिसे वो निशाना बनाता है उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। पता नहीं कितना समय बीत गया, मैं भी थककर सोने ही वाला था कि अचानक आंगन में कुछ आवाज हुई, जैसे कोई अंदर आ गया हो। दादाजी तुरंत सतर्क हो गए, गाँव वाले भी खड़े हो गए, सबके हाथ में हथियार थे और सबकी नजर दरवाजे पर टिक गई। कौन है, अपना नाम बताओ। बाहर से आवाज आई, मैं हूँ। अरे मोहन, तुम्हें शहर जाना था ना, जल्दी बाहर आओ। किसी ने कहा, अरे ये तो इसके चाचा की आवाज है, जल्दी दरवाजा खोलो और मोहन को शहर भेजो। लेकिन दादाजी बोले, कुछ तो गड़बड़ है, इसके चाचा का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, फिर आने में इतनी देर क्यों लगी? सफेद राक्षस बहुत चालाक है, हो सकता है वो हमें दरवाजा खोलने के लिए फंसा रहा हो। दरवाजे के बाहर जो है जरूरी नहीं कि वो सच में चाचा ही हो। किसी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? दादी ने खुद उन्हें फोन किया था, पहले उन्हें अंदर तो आने दो, बाहर बहुत खतरा है। दादाजी बोले, जल्दी मत करो, सफेद राक्षस हमारी आवाज की नकल कर सकता है, अभी कोई भी जल्दबाजी मत करो। दादी बोली, मैंने ही उन्हें बुलाया है, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। एक आदमी बोला, दादाजी आप शायद ज्यादा डर रहे हैं, बाहर अगर सच में राक्षस हुआ तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो आदमी मारा जाएगा, जिसे दरवाजा खोलना है वो खुद जाकर खोल ले। दादी बोली, उन्हें मैंने ही बुलाया है, मुझे उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं तुरंत चिल्लाया, दादी मत जाइए, थोड़ा और इंतजार करते हैं। दरवाजे के बाहर जो था वो सच में इंसान है या सफेद राक्षस, यही बात सबके लिए सबसे बड़ी उलझन बन गई थी। दादी अब खुद को रोक नहीं पाई, उन्होंने दरवाजा खोल दिया और आंगन की तरफ बढ़ गई। मैं दादी को रोकने ही वाला था, लेकिन दादाजी रघुवीर ने मुझे पकड़कर रोक लिया, अगर
वो सच में तीजू चाचा है तो उसे आने दो, और अगर सफेद राक्षस हुआ तो खुद ही सामने आ जाएगा। दादी ने हाथ बढ़ाकर मुख्य दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अब आंगन और घर के बीच की आखिरी सुरक्षा भी खत्म हो चुकी थी। घर के अंदर खड़े सभी गांव वाले अपने अपने औजार कसकर पकड़े हुए थे। अगर बाहर सफेद राक्षस हुआ तो हम सब एक साथ हमला करेंगे। दादी ने दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखा। तीजू चाचा अपना बैलगाड़ी, घोड़ा, गाड़ी छोड़कर वापस चले गए थे। दादी मुस्कुराते हुए अंदर आई, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। मैंने कहा था ना वो तीजू चाचा ही थे, कहां गए वो? तुम लोगों ने ही बेकार में शक किया, इतनी देर उन्हें बाहर खड़ा रखा, ऊपर से उन्हें राक्षस बता दिया, इसलिए गुस्से में चले गए होंगे। दादाजी बोले, लगता है मैंने ही ज्यादा सोच लिया। मेरे हिसाब से जब हमने ढोल नगाड़े बजाए थे उसकी आवाज इतनी तेज थी कि शायद सफेद राक्षस डरकर भाग गया। हो सकता है वो वापस पहाड़ चला गया हो। पास खड़े रामलाल काका ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब जाकर दादाजी ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम की। मुश्किल से गाड़ी मिली है, जल्दी से मोहन को शहर भेज देते हैं। 2 दिन बाद भारी बारिश होने वाली है, हमारे गांव की सारी सड़कें कीचड़ से भर जाएंगी, फिर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। सबकी बात सुनकर दादाजी ने आखिरकार हाँ कर दी। गांव वाले औजार लेकर मुझे गांव के बाहर तक छोड़ने। दादाजी, मैं और काला गाड़ी में बैठ गए। दादाजी बोले, आज तुम सबने बहुत मदद की, अब तुम लोग घर जाओ और आराम करो। तभी किसी ने कहा, रुको, कुछ मशाले साथ ले जाओ, रास्ते में काम आएंगी। इसके बाद हम शहर की तरफ निकल पड़े। हमारा गांव बहुत सुनसान इलाके में था और रास्ता भी बहुत खराब था। शहर पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगने वाले थे, लेकिन सुबह होने से पहले हम पहुंच सकते थे। जब गाड़ी जंगल के पास से गुजर रही थी तभी मैंने अचानक अपनी नाक से कोड़ ली। कुछ अजीब सा लगा। काला ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना डरावना क्यों हो गया? मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, जैसे सड़ी हुई मछली की गंध, लेकिन ये ज्यादा तेज नहीं है। काला बोला, पक्का? कहीं आसपास कोई मरा हुआ जानवर तो नहीं? मैंने घबराते हुए कहा, नहीं, ये वही गंध है जो सफेद राक्षस के शरीर से आती है। जब वो पहले मेरे बहुत पास आया था तब भी यही बदबू आ रही थी। मैंने घबरा कर कहा, मुझे एक अजीब सी बदबू आ रही है, ये वही गंध है जो सफेद राक्षस के शरीर से आती है। काला चौंक कर बोला, क्या तुम्हारा मतलब सफेद राक्षस हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया? अभी 2 घंटे में सुबह हो जाएगी, शायद वो वापस पहाड़ चला गया होगा। तभी दादाजी रघुवीर भी सतर्क हो गए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ औजार कसकर पकड़ लिया। धीरे से बोले, मुझे लग रहा है कोई हमें छिपकर देख रहा है। काला डरते हुए बोला, मोहन मुझे मत डराओ, हम इतने दूर आ चुके हैं, सफेद राक्षस यहाँ तक कैसे आ सकता है? दादाजी गंभीर आवाज में बोले, अगर वो अभी तक पहाड़ नहीं लौटा तो कुछ भी हो सकता है। उसके हाथ पैर बहुत लंबे हैं, उसकी रफ्तार भी हमसे कम नहीं है। तभी मैंने देखा कि तीरथ तीरू के कदम अचानक रुक गए, उसका शरीर कांपने लगा। वो डर के मारे पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो क्या है? मैं और दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा, थोड़ी दूर पर एक आदमी खड़ा था और वो हमें हाथ से इशारा कर रहा था। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम तीनों की सांसें तेज हो गई। दादाजी बोले, घबराओ मत, हम सबके हाथ में हथियार है, अगर वो पास आया तो हम उससे लड़ेंगे। तभी वो काला साया अचानक तेजी से हमारी तरफ दौड़ पड़ा। दादाजी ने तुरंत अपना हथियार उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो पास आया हम सब हैरान रह गए। वो तीजू चाचा थे, कोई सफेद राक्षस नहीं। तीजू चाचा हंसते हुए बोले, क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? हम तीनों ने राहत की सांस ली। दादाजी बोले, ऐसा मजाक मत किया करो, दिल बैठ जाता है। फिर दादाजी ने पूछा, लेकिन तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तीजू चाचा बोले, मैं तो तुमसे ये पूछने आया हूँ, तुम लोग मेरी गाड़ी लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। हम सब एक साथ चौंक गए। क्या? मैंने कहा, ये गाड़ी तो आप खुद हमारे घर छोड़कर गए थे। तीजू चाचा तुरंत बोले, ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी गाड़ी कभी भी किसी को ऐसे नहीं देता। तभी मुझे याद आया, तीजू चाचा अपने घोड़े और गाड़ी को लेकर बहुत भावुक थे। पूरे परिवार ने सालों तक बचत करके उसे खरीदा था और उसी से वो गांव में काम करके घर चलाते थे। मैं घबरा कर बोला, तो फिर जब दादी दरवाजा खोलने गई थी, दरवाजे के बाहर खड़ा वो आदमी आखिर था कौन? तीजू चाचा बोले, हाँ, मोहन की दादी ने मुझे फोन किया था। जब मैं घोड़ा लेकर निकल रहा था, बीच रास्ते में मुझे पेशाब के लिए रुकना पड़ा, लेकिन जब मैं वापस आया तो घोड़ा वहाँ नहीं था। मैंने सोचा शायद वो खुद ही घर लौट गया होगा, पर मुझे क्या पता था कि वो तुम लोगों के पास होगा। मैंने घबराते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये घोड़ा खुद सफेद राक्षस लेकर आया हो और उसने ऐसा इसलिए किया हो ताकि मैं आसानी से शहर जा सकूं और वो रास्ते में मुझ पर हमला कर सके? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं पहले से जानता था कि वो बहुत चालाक है, लेकिन इतना खतरनाक होगा ये नहीं सोचा था। अचानक मैं चौंक गया। नहीं, मुझे वो बदबू फिर से आ रही है और इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। हम चारों ने एक साथ उस दिशा में देखा। पेड़ के पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था और वो हमें अजीब तरह से इशारे कर रहा था। मैंने ध्यान से देखा, उसकी हरकत, वो हाथ हिलाने का तरीका, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने पहले खेत में देखा था। दादाजी रघुवीर ने तुरंत अपना औजार उठाकर उस साए पर फेंका, लेकिन उसका उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। दादाजी जोर से चिल्लाए, मोहन भाग जा, वो तेरे पीछे आया है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं उसे रोकता हूँ। मैं घबराकर तुरंत गाड़ी की तरफ भागा और दादाजी, तीजू चाचा और तीर्थ उस राक्षस की तरफ दौड़ पड़े। मैंने रस्सी तोड़ने की कोशिश की ताकि सीधे घोड़े पर बैठ सकूं। तभी दादाजी ने उस पर हमला किया, लेकिन सफेद राक्षस ने उन्हें एक ही लात में दूर फेंक दिया। तीजू चाचा ने पीछे से लाठी से वार करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने आसानी से उसे भी बचा लिया। काला चिल्लाया, जल्दी भागो, रस्सी नहीं टूटी। तो मैं सीधे गाड़ी पर चढ़ गया। वो तीनों मिलकर भी सफेद राक्षस का सामना नहीं कर पा रहे थे। दादाजी ने पूरी ताकत लगाकर उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन राक्षस ने उन्हें झटक कर छुड़ा लिया। मैंने गाड़ी दौड़ा दी और पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे सफेद राक्षस पागलों की तरह हमारा पीछा कर रहा था। तभी सामने रास्ता 2 हिस्सों में टूट गया। मैंने तुरंत फैसला लिया और गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ दिया। मुझे याद आया, आगे गांव का शिकार इलाका है जहां बहुत सारे जानवर पकड़ने वाले जाल लगे हुए हैं। गांव के मुखिया ने पहले भी उन्हीं जालों से जंगली सुअर पकड़े थे। मैंने उसे उसी तरफ खींच लिया। फिर अचानक गाड़ी मोड़ी और सीधे सफेद राक्षस की तरफ बढ़ा दी। मैंने पूरी ताकत से वार किया। घोड़े ने भी पूरी ताकत लगाकर सफेद राक्षस को धक्का दिया और वो सीधा जाकर एक जाल में गिर गया। मैंने तुरंत गाड़ी पर रखी मशाल जलाई और उसे कसकर पकड़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही खतरनाक और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट मुझे और भी खतरनाक स्टोरीज लाने के लिए मोटिवेट करती है। मिलते हैं अगली और भी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना। बाय बाय।